हेलो दोस्तों दोस्तों ये देखिए, ये है डोमेस्टिक इकोनॉमी, भारत देश की इकोनॉमी, ये है वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देखिए इन दोनों का हो गया है इंटीग्रेशन, मिलाप हो गया है, गठबंधन हो गया है। देश की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिल चुकी है, इंटीग्रेट हो चुकी है। इसे ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों हम कर रहे हैं चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, लिबरलाइजेशन कर चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो हेडिंग डालते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो भाई देखिए, ये है हेडिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये होगी हमारी हेडिंग। तो सबसे पहले कि भाई होता क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन यहां इसकी ऐसे लिखेंगे, देखो भाई ये लिख दिया हमने डेफिनेशन। डेफिनेशन कर रहे हैं इसकी। इट इज क्वाइट सिंपल। मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, अभी मैंने करके दिखाया आपको हाथी की सहायता से। इंटीग्रेट करना, गठबंधन करना, मिलाप करना। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय रिमूवल, मतलब उसको रिमूव करना है, बाय रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर एंड कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, बाय रिमूविंग वर्ड यूज करते हैं, बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स एंड कैपिटल मूवमेंट को फ्री करना है। ठीक है, ये यहां पे फ्री वर्ड लिख सकते हैं, ट्रेड बैरियर एंड फ्री कैपिटल मूवमेंट। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं फ्री कैपिटल मूवमेंट। फ्री कैपिटल मूवमेंट। थोड़ा समझते हैं बेटा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। वेरी सिंपल। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इंटीग्रेशन। इसको हम कई बार कर चुके हैं, अभी इसी वीडियो में कई बार कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, मिलाप करना। डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो हमारे देश की इकोनॉमी है, उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिलाएंगे। कैसे करेंगे कि भैया हमें ट्रेड बैरियर हटाने पड़ेंगे, अपने भी ट्रेड बैरियर हटाने पड़ेंगे, और उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो दूसरे देश भी अपने देश के ट्रेड बैरियर्स हमारे लिए हटा दें। और फ्री कैपिटल मूवमेंट जो है वो फ्री हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट आए जाए, हम उनके देश में इन्वेस्टमेंट करें, वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सवाल उठता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका आउटकम क्या है? दरअसल ग्लोबलाइजेशन अपने आप पे कुछ नहीं है, ये इसका एम है बॉर्डरलेस इकोनॉमी क्रिएट करना। ठीक है, इट्स एम इज टू द एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन is to create borderless economy. ठीक है, the aim of globalization is to create borderless economies. अब borderless economies का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की जो सरहद है, जो सीमा है, वहां से कांटे के तार हटा लेंगे या फौजी जो है वहां से हटा लेंगे। बॉर्डरलेस का मतलब है इकोनॉमीज को फ्रीली मूव होने देंगे, यानी कि ट्रेड बैरियर, जो हमने ट्रेड के बैरियर लगा रखे हैं कोटा टैरिफ के जरिए, या कैपिटल का जो फ्री मूवमेंट, जो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट आने देंगे, हम भी इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, इसको बोलते हैं बॉर्डरलेस इकोनॉमी क्रिएट करना। ठीक है जी। अब ये है इसके अंदर पॉइंट कि आउटसोर्सिंग is the outcome of globalization। देखो इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ गई है। आउटसोर्सिंग रिजल्ट है, आउटकम का मतलब रिजल्ट है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन ने आउटसोर्सिंग को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है ये अभी हम करेंगे, पूरा सिस्टम करेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। ठीक
ठीक है जी। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और हम आउटसोर्सिंग करेंगे। चलिए, तो आउटसोर्सिंग का हम टॉपिक करते हैं, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। तो हेडिंग डालते हैं हम आउटसोर्सिंग, ये हेडिंग ले लेते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कितना सिंपल है आउटसोर्सिंग। अरे भैया, अपना काम दूसरों से करवाना, काम निकलवा लेना, ठीक है जी, इसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। लेकिन यहां पे ना पूरा प्रॉपर पैसे दिए जाते हैं, प्रॉपर आप सर्विस हायर करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमें बिजनेस सर्विस हायर करनी है किसी दूसरी कंट्री से, आउटसाइड फ्रॉम आवर कंट्री, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, एग्जांपल भी करेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन वेरी सिंपल है। वो कह रहा है इट रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज, इट रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से, बाहर की दुनिया से बिजनेस सर्विस हायर करना आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसका एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम of the activities to third party which were earlier performed by company itself, which were earlier performed by itself। ठीक है, यहां पे इटसेल्फ का मतलब कंपनी वो काम पहले खुद करती थी, लेकिन अब कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे थर्ड पार्टी को काम देना पड़ रहा है। उसको वो काम वो खुद नहीं कर सकती क्योंकि इतनी बड़ी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी और कंपनी को वो काम दे देगी। अब देखो भाई, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने सारे काम खुद करती है। आजकल तो स्पेशलाइजेशन का जमाना है, कंपनी अपना पूरा फोकस अपने मेन काम पे रखती है और बाकी काम दूसरी कंपनियों को बांट देती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि उनको हायर कर लेती है दूसरा काम करने के लिए। अब देखिए, कोई भी एक कंपनी है जो अब एक प्रोडक्ट बनाती है, तो वो पूरा ध्यान प्रोडक्ट बनाने पे रखती है। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके बाद कोई और भी काम, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सारे काम दूसरी कंपनी करती है ना जी। तो इसे बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। लेकिन ये जब दो कंट्रियों के बीच में होता है तब ये कहलाता है आउटसोर्सिंग, है ना। भारत में बहुत सारी एड एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट बनाती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी जो विदेशी कंपनियों के लिए काम करती है। भारत में फिल्म एडिटिंग जो होती है वो विदेशी कंपनियों के लिए भारत के अंदर कंपनियों काम करती है। वीएफएक्स फिल्म एडिटिंग ये होती है। लीगल सर्विस भारत के अंदर जो है वो विदेशी कंपनी के लिए काम करती है। तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी जो विदेशी कंपनियों के लिए काम करती है। तो हम कहेंगे कि इंडिया जो है वो एक आउटसोर्सिंग कंट्री है। इंडिया दूसरी कंट्री को सर्विस दे रही है, दूसरी कंट्री की कंपनीज को सर्विस दे रही है। ठीक है जी। तो इंडिया इज अ आउटसोर्सिंग कंपनी, आउटसोर्सिंग कंट्री ऐसा बोलेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका होता है बीपीओ। आपने सुना होगा कॉल सेंटर्स, है ना। तो बीपीओ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कॉल सेंटर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा लीगल सर्विसेज भारत से दी जाती है विदेशी कंपनियों को, लीगल सर्विसेज। इसके अलावा जो है आप और ले लीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए। एडवर्टाइजमेंट भारत की कंपनी एडवर्टाइजमेंट बना के देती है विदेशी कंपनियों को। इसके अलावा आप ले सकते हैं एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग, है ना, फिल्म एडिटिंग एक्सेट्रा। ये सारे काम ऐसे हैं
जो भारत की कंपनी विदेशी कंपनियों के लिए करती है, तो ये आउटसोर्सिंग हो गया, है ना, आउटसोर्सिंग। अब सवाल उठता है कि भारत की कंपनी इतनी फेमस क्यों है आउटसोर्सिंग के लिए, या इंडिया इतना फेमस क्यों है आउटसोर्सिंग के लिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे। आपने लिख तो लिया ही होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। सवाल है व्हाई इंडिया इज फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, ये सवाल उठता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई इंडिया इज फेवरेट फेवरेबल, चलो एक कोई बात है, फेवरेबल लिख सकते हैं, या फेवरेट, चलो फेवरेट ठीक है, फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, ये सवाल है जी। पूरी दुनिया इंडिया में ही क्यों आना चाहती है आउटसोर्सिंग के लिए, इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है पूरी दुनिया का, ऐसा क्या खास बात है इंडिया के अंदर कि पूरी दुनिया की कंपनी इंडिया में ही अपना आउटसोर्सिंग करती है या करना चाहती है। तो पहला पॉइंट आता है भारत के अंदर स्किल्ड लेबर। तो भाई भारत की जो लेबर है बहुत स्किल्ड है, भारत के जो लोग हैं, युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, वो बहुत ही स्किल्ड है, उनके पास नॉलेज है, वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो वो अपनी नॉलेज को जो है दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और विदेशी कंपनी इंडिया में आकर भारत के यूथ की नॉलेज का, स्किल का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो इंडिया भागते कि भैया इंडिया से ये काम कराएंगे। स्किल है, भारत के लोगों को इंग्लिश बहुत आती है, भारत के लोग अंग्रेजी के पीछे पागल हैं, इंग्लिश बोलने के पीछे पागल हैं, तो भारत में बीपीओ जो है वो बहुत फल फूल रहा है। आप देखिए गुड़गांव में, गुरुग्राम में, नोएडा में, या ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, इस पूरे दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर रीजन है, यहां पे बीपीओ कंपनी बहुत सारी आ गई है, क्योंकि वो भारत के युवाओं की कम्युनिकेशन स्किल से बहुत इंप्रेस है ना जी। भारत के अंदर युवाओं के अंदर टैलेंट बहुत है, और शोषण होता है भारत में, तो विदेशी कंपनी जो है अच्छे पैसे देकर, या मतलब अच्छे पैसे का मतलब है कि भारत के हिसाब से अच्छे पैसे मिल जाते हैं, है ना। तो ये स्किल्ड लेबरर की हम बात कर रहे हैं कि भारत के लोगों के पास स्किल है, एक पॉइंट ये है। दूसरा है लो वेज रेट इन इंडिया, या स्किल्ड लेबरर इन इंडिया, चलो इंडिया लिख देते हैं, इंडिया। अब देखो यहां पे जो हमने जो लो वेज रेट वर्ड यूज किया है ना, यानी कि वेज रेट कम है, चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल जाती है, इसका मतलब यह है कि विदेशियों के मुकाबले, यानी कि आप ये मान के चलो कि अगर एक विदेशी कंपनी को इंडिया में बीपीओ या कॉल सेंटर चलाने हैं, तो 25-25 हजार रुपए में बंदे मिल जाएंगे, है ना, ग्रेजुएट बंदे मिल जाएंगे। तो 25-25 हजार में 4 लड़के रखे, 1 लाख रुपए पेमेंट करनी पड़े 4 लोगों को, है ना, 25-25 हजार के हिसाब से, तो 4 वर्कर हायर हो गए 1 लाख रुपए में। उसी 1 लाख रुपए में विदेश में एक बंदा मिलेगा, एक वर्कर मिलेगा। आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा, मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट इंडिया के पास अच्छा है, लेकिन वेज रेट विदेशियों के मुकाबले बहुत कम है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वेज रेट थोड़ी कम है भारत में विदेशियों के मुकाबले। तो इसलिए सारी कंपनी जो इंडिया आना चाहती है, इंडिया में 4 लेबर आप हायर कर सकते हो उतने पैसे में जितने विदेश में 1 लेबर मिलेगी आपको। ओके नॉट ओके, फाइन। उसके बाद है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। भाई देखो गवर्नमेंट जो है ना बहुत फेवर करती है विदेशी कंपनी को। गवर्नमेंट कहती है आओ तुम इंडिया में आओ कभी हवेली पे मतलब आओ कभी हवेली पे। तो विदेशी पूछते हैं क्यों है आपकी हवेली पे, क्या है आपकी हवेली पे। तो सरकार कहती है हमारी हवेली पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे आपको। इंफ्रा है हमारी हवेली पे, हमारी हवेली पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, TUR स्ट्रक्चर स्पेलिंग देने यार, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक लिखा है जी, बहुत बढ़िया। कंपनी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देती है। टैक्स हॉलिडे, सरकार कहती है कि हम आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, आपको आइए। टैक्स हॉलिडे का मतलब 2 या 3 साल तक टैक्स नहीं देना, रिबेट देंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, मतलब भारत की सरकार पल के बिछाए बैठी है
कि बस आ जाओ, मेक इन इंडिया प्लीज, वर्ल्ड की इकोनॉमीज, वर्ल्ड की कंपनीज कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसलिए फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फेवर करती है विदेशी कंपनियों को, है ना, ये एक बात है। इसके अलावा भारत का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है या कर चुका है, कुछ भी कह सकते हैं, ग्रोइंग आईटी सेक्टर, ग्रोइंग, ग्रोइंग, ये ग्रोइंग लिखा है, थोड़ा उसको सही से लिख देते हैं, ग्रोइंग आईटी सेक्टर, ग्रोइंग आईटी सेक्टर। तो जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है। आप जानते हैं साउथ इंडिया में बेंगलुरु एक जगह है, साउथ इंडिया में बेंगलुरु आईटी का हब है ना, सुना होगा आप लोगों ने, बेंगलुरु ये आईटी का हब है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा, सारी आईटी सेक्टर की जो कंपनी है आईटी सेक्टर का ये हब बन चुका है। सारी आईटी की कंपनियां जो हैं वो यहां पे अपना बिजनेस कर रही हैं। इन्फोसिस है ना, और भी बहुत सारी कंपनी है बेंगलुरु, और उसको बोलते भी है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, वहां पे सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, इसीलिए बेंगलुरु को भी प्यार से बोल देते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सिलिकॉन वैली है। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सारी विदेशी कंपनियां मरे जा रही हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए, इसलिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए। फाइन भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब इसे प्रॉब्लम बेटे, इससे प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम यह है कि जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया से बहुत चिढ़ते हैं। चिढ़ेंगे भाई, क्योंकि उनका बिजनेस इंडिया में आ रहा है तो वो तो चिढ़ेंगे ही, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो अब सवाल बनता है कि वाई डेवलप्ड कंट्रीज अपोज इंडिया, आउटसोर्सिंग के मामले की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां लिखेंगे वाई डेवलप्ड कंट्रीज अपोज इंडिया। सवाल उठता है वाई डेवलप्ड कंट्रीज, चलो लिख देते हैं, वाई डेवलप्ड कंट्रीज अपोज, विरोध करना, अपोज इंडिया, ठीक है। अपोज का मतलब आप जानते हैं विरोध करना। अभी क्यों विरोध करते हैं इंडिया का, ऐसा क्या है, मैंने बताया ना उनको चिढ़ मचती है भाई, विरोध करना। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन डेवलप्ड कंट्री, इन, देखो डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब मान के चले यूरोप की कंट्रीज या अमेरिका की कंट्रीज। इन डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, वहां से बिजनेस इंडिया की तरफ आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है विदेशों से इंडिया की तरफ आ रहा है, तो वहां से डेवलप्ड कंट्री में आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज, तो उनके वहां से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए भाई उनको बुरा लगता है कि हमारे देश का पैसा इंडिया में जा रहा है, ऐसा वो लोग कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक पॉइंट और भी है कि भैया उनके वहां बेरोजगारी छा रही है, क्योंकि कंपनी तो इंडिया में आके रोजगार देगी ना, जो विदेशी कंपनी इंडिया में आ रही है तो इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, वहां पे रोजगार कम होगा। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, है ना, तो चलो ऐसे लिखता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ रही है, और इस बात का दोष वो इंडिया को देते हैं कि इंडिया सारा बिजनेस हड़प ले गया हमारा, तो उनके वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। और एक और पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो बन सकता है इसका, वो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ रहा है इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लाइक इंडिया, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इससे उनको तकलीफ होती है कि भैया ये क्यों खा कमा रहे हैं, ये कैसे हमारे बराबर पहुंच रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से
उन लोगों के पेट में दर्द होता है, वो इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि इंडिया जो है सारा बिजनेस छीन लेता है हमसे, ठीक है। उनके लगाने से क्या हो रहा है भैया, हम तो बिजनेस करेंगे और ठोक बजा के करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, इस वीडियो में बेटा इतना ही, मैंने ग्लोबलाइजेशन करा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, WTO करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके और भी कई सारे टॉपिक्स है, जैसे डिमोनेटाइजेशन है, जैसे GST है, जैसे LPG के नफे नुकसान, इसके बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक कर देना, आपके किसी दोस्त को ये काम आ सकती है तो उसको शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।